मीर सिराज साहब लेंगे। इनका काम मैं देख चुकी हूँ पहली बार आज से करीबन 5-7 साल पहले, 15 की बात है ये। वो बात करेंगे आज यूज ऑफ वर्चुअल लैब्स इन टीचिंग। मेरे ख्याल में कुछ लोगों के माइक्रोफोन्स ऑन है, प्लीज ख्याल रखिए इस चीज का। और सिराज साहब के लिए बात करूं तो उनका काम मैंने देखा है जब हमने पहली वर्कशॉप की थी मूवी मेकिंग की, और जब हमने कंटेंट बेस्ड एजुकेशनल मूवीज तैयार की थी, हम वो बना रहे थे। और उनका काम मतलब माइंड ब्लोइंग था। हालांकि हम वो पहली एक वर्कशॉप कर रहे थे जिसमें बहुत कम हमें अंदाजा था कि हम मूवीज कैसे बनाएंगे। हम शॉर्ट एजुकेशनल मूवीज 4 मिनट में पूरे चैप्टर को कैसे समेट लेंगे, 4 मिनट में एक सब चैप्टर को कैसे समेट लेंगे। लेकिन सिराज साहब ने उसी दिन से मेरा दिल जीत लिया था, उनके डेलिब्रेशन से, उनकी मेहनत, उनकी सिंसियरिटी और उनके काम करने के तरीके से। तो दैट इज वाई, हालांकि आज रियाज साहब को सेशन लेना था पहला, दूसरा सजाद साहब को, लेकिन सजाद साहब का भी एक मसला आ रहा है कि वो जिस एरिया में रहते हैं वहां पे एनकाउंटर की वजह से इंटरनेट बंद है। तो उनका मैसेज भी आया था कि वो कह रहे थे फिर भी वो किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, तो 12 बजे तक शायद वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं आ पाए तो मैं आपके साथ ऑनलाइन पेडागोजीज पे बात करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं पूरा स्टेज और पूरा प्लेटफॉर्म मीर सिराज साहब के हवाले करती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जितनी एबल तरीके से अपने काम को करते हैं, वो उतने ही आसान और आम फहम तरीके से आप सबको भी बताएंगे। सिराज साहब, आप प्लीज खुद को अनम्यूट करिए, आप को होस्ट हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बाकी सब पार्टिसिपेंट से कि आप क्वेश्चंस अगर रेज होंगे बीच में तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, अपने माइक्रोफोन्स प्लीज ऑफ रखिएगा, और जो भी सवालात होंगे एट द एंड ऑफ उनके सेशन हम बात करेंगे, बीच में हम बात ना करें, सिर्फ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और सिराज साहब प्लीज खुद को अनम्यूट करिए। Okay, ma'am, I have already unmuted. जी, स्टार्ट, बिस्मिल्लाह कीजिए। Honorable Director SCERT, which is actually not present at the moment in the program. HOD SCERT, State Council of Education Research and Training. Program Coordinator Rabia ma'am. Officials from SCERT and Education Department and dear fellow teachers, Assalamu alaikum. I am, as you know, Madam has already introduced me. I am Siraj Ahmed Mir, Senior Lecturer Physics from Boys Higher Secondary School, Batavina. I am one among you. First thing I will say is I am one among you. I am the teacher. Our job is to teach, and I am one among you. So it is my pleasure to be part of this program, and I am thankful to Rabia ma'am that they provided us the chance to talk to you at the moment. So let me not take more time. I will start directly. सबसे पहले जो राबिया मैम ने बहुत सारी ज्यादा तारीफ की, हम इतने तारीफों के काबिल नहीं है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह था, मुझे भी ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इसका कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है, तो लेकिन अब चलो हम शुरू करते हैं, ये बात यहीं पे रखते हैं, आप खुद भी देख लेंगे कि मैं इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पिछले कई सालों से बेहद मुतासिर हो रही है। चाहे एक वजह हो, चाहे दूसरी वजह हो, खासकर पिछले 2 सालों से जब से कोविड-19 पेंडेमिक का इजहार हुआ है, हमारा जो ये तालीमी सिस्टम है, ऑफलाइन तालीमी सिस्टम जो स्कूलों में हम पढ़ाते थे, वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उस्तातिज़ा साहिबान है, बड़ी मेहनत और लगन से या तो ऑनलाइन क्लासेस या कम्युनिटी क्लासेस का सहारा लेकर हमारे बच्चों और हमारे मुस्तकबिल को, हमारी कौम को एक बड़े नुकसान से निकालने की, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी उस्तातिज़ा साहिबान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन
हमारी इस कोशिश में एक खामी है, और वो खामी ये है कि हम जो हमारा जो लेबोरेटरी वर्क होता है, जो हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, हमारी लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उस फील्ड में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम में। यही वजह है कि मेरे जहन में ये बात आई कि मैं बात करूंगा कि हम उस कमी को कैसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखकर मैंने सोचा कि मैं यूज ऑफ वर्चुअल लैब्स टॉपिक पे बात करूं। तो वर्चुअल का मतलब होता है, अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो वर्चुअल का मतलब है सिंपली विच इज नॉट रियल, जो हकीकत नहीं है। बट जब हम वर्चुअल लैब बोलेंगे तो इट मीन्स वो लेबोरेटरी जो हकीकत में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे इन दिनों इस वक्त जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उससे काम चला सकते हैं। कहते हैं ना वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो हम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सर्च इंजन में जाएंगे, चाहे गूगल हो, याहू हो या कोई और MSN हो, किसी भी सर्च इंजन में जाकर वर्चुअल लैब तलाश करेंगे, वर्चुअल लैब लिखेंगे तो तलाश करेंगे, तो आपके सामने अनगिनत सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग जिनको कंप्यूटर ज्यादा नहीं आता है, उन सॉफ्टवेयर को तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बाद में उनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है और सर दर्द का मामला बन जाता है। तो क्यों हम कोशिश करेंगे IC लैब्स का इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी हमारे पास बनी बनाई हो। IC लैब्स जो बनी बनाई हो, मेरा इशारा जो है वो ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स की तरफ है। तो हम IC लैब्स का इस्तेमाल करेंगे जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिनके लिए हमें किसी अलग से सॉफ्टवेयर की सीखने की जरूरत नहीं है, जिनके लिए हमें ज्यादा कंप्यूटर नोइंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अपना सब्जेक्ट जो है उसी का इल्म इस्तेमाल करके, यानी जिसमें हम महारत रखते हैं, वही इस्तेमाल करके हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मैं बाद में एक ये भी दिखाऊंगा आपको कि वो उस तरह की कैसे बनाते भी हैं वो। उसके लिए मैं एक छोटे से सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करूंगा। तो वो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले हम ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स पे ही बात करेंगे। ठीक है ना। तो इन ही लैब्स में से मेरे जहन में इस वक्त एक लैब आती है वर्चुअल जो ऑनलाइन अवेलेबल है, और दैट इज कॉल्ड ओ लैब्स, जो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो उस सिलसिले में बनाई गई थी। तो वो इस वजह से बनाई गई ओ लैब, ताकि जो हमारी स्कूल जो दूर दराज इलाकों में है, जहाँ पे लेबोरेटरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे इस वर्चुअल लैब का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं डायरेक्टली शेयर स्क्रीन पे जाता हूँ, डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ कि है क्या और कैसे वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पहले मैं वीडियो ऑफ करता हूँ और शेयर स्क्रीन करता हूँ। मैम, इज माय स्क्रीन विजिबल? जी बिल्कुल बिल्कुल। यस। ओके मैम, ग्रेट। सो इसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, सिंपली मुझे एक ब्राउजर खोलना है। हमारे मोबाइल फोन में ब्राउजर है, हमारे डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप सभी जगह पे ब्राउजर है, और ब्राउजर हमें इस्तेमाल करना आता है। सभी टीचर्स को ब्राउजर इस्तेमाल करना आता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ब्राउजर को खोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल क्रोम का ब्राउजर है, वो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गूगल क्रोम ब्राउजर मैंने खोला, तो यहाँ पे आपके ऊपर एड्रेस बार है, तो वहां पे आप चाहे गूगल सर्च में लिखेंगे या डायरेक्टली आप URL लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, मैंने ओ लैब्स बता दिया था आपको, तो मैं लिखूंगा olabs.edu.in। ऑलरेडी यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है पहले ही कहीं, तो olabs.edu.in और एंटर कर देता हूँ। एक मिनट सर, थोड़ा ना ये आहिस्ता भी बोलिएगा, ये ना जो आप जो भी साइट बोलेंगे इनको ओके मैम, लिख लें, ताकि पार्टिसिपेंट्स लिख भी लें। हाँ कोई बात नहीं मैम, मैं ज्यादा कंप्यूटर नोइंग नहीं है तो इनको शायद थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी। तो आप लोग क्या सिंपली गूगल सर्च में ओ लैब्स लिखेंगे, OLABS, ओ लैब्स, तो वहां से आपको ये मिलेगा, या आप लिखेंगे olabs.edu.in, olabs.edu.in। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो आप करेंगे, आप डायरेक्टली कहीं पे नहीं जाएंगे, तो सबसे पहली काम जो आप करेंगे तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो ये मुकम्मल फ्री है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कुछ भी खर्च नहीं करना है, मुकम्मल फ्री है। तो लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आती है। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। तो ऐसे क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम ने बहुत सारे अकाउंट्स खोले, चाहे दीक्षा में हो, निष्ठा में हो, बहुत सारे जगहों पे हम ऑलरेडी लॉगिन कर रहे हैं और हमने वो सीखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी लिखनी है, जो इंफॉर्मेशन है मांगेगा वो सब लिखनी है, कन्फर्म ईमेल आईडी करना है, पासवर्ड देना है, फिर कन्फर्म पासवर्ड करना है। तो उसके बाद अपनी डिटेल देनी है, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज वगैरह। तो ये सब फील्ड्स भरने के बाद आप रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल जो आपने इस्तेमाल किया है वहां पे एक लिंक आएगा, तो उससे आप वो कन्फर्म करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी लिंक्ड है तो मैं यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने आपके लिए खोला ये रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज में आप क्या करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे, वही दोबारा लिखनी है। फिर कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी का पासवर्ड रखिए और वही पासवर्ड दोबारा डालना है, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज ग्रुप वगैरह लिखना है, फोन नंबर अपना देना है। ये फील्ड ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन नाम जरूरी है। जहाँ पे स्टार लिखा है तो वो नाम, वो फील्ड जरूरी होते हैं, तो वो आप लिखेंगे और रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल पे आएगा एक लिंक, तो वहां पे आप वो कन्फर्म करेंगे। तो कन्फर्मेशन के बाद आप वापस आएंगे olabs.edu.in और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यूजर नेम लिखेंगे, जो मेरा ये है, मेरा लिखा हुआ है। तो पासवर्ड दे देंगे, मैं पासवर्ड लिखता हूँ। अपना पासवर्ड जो आप रखेंगे वही लिखेंगे आप। तो लॉगिन करेंगे। तो मैं लॉगिन हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे आ जाता है लॉग आउट। तो मैं होम पे वापस आ जाता हूँ, होम टैब पे जाएंगे जहाँ पे हमारा ये सिस्टम है। तो नीचे थोड़ा देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपकी लेबोरेटरीज मौजूद है। फिजिक्स की लेबोरेटरी है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, बायोलॉजी की लेबोरेटरी है, मैथमेटिक्स की लेबोरेटरी है और इंग्लिश की लेबोरेटरी है। पहले जब मैं ये इस्तेमाल करता था तो वहां पे सिर्फ 3 लेबोरेटरीज हुआ करती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तरक्की कर रही है, इसमें अब मैथमेटिक्स और इंग्लिश का इजाफा हो चुका है। तो मे भी कुछ दिनों में के बाद हमें सोशल साइंस वगैरह बाकी चीजों की भी लेबोरेटरीज यहाँ पे हासिल मिल जाए। तो चूंकि मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स का, तो एक्सपर्ट हूँ अपने सब्जेक्ट का फिजिक्स का, तो मैं डायरेक्टली फिजिक्स पे ही क्लिक करूंगा। बहुत ही आसान है, मैंने फिजिक्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे फिजिक्स के जब जो ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ गया हमारे जो सिलेबस में, आपके सिलेबस में जो जेके बोस का सिलेबस है उसमें जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सब के सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से देखिए आप, उमुज़ला है, पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियोमीटर कंपैरिजन, ये 12th क्लास का है। आप चाहे नीचे तो 11th क्लास का भी आ जाता है, थोड़ा नीचे जाए तो 10th क्लास के भी प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, 9th क्लास के भी प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल वर्क जो एक्चुअली होता है वो 9th क्लास से ही स्टार्ट होती है। तो आप 9th 10th, आप ये मत सोचिएगा कि हम जो बाकी बच्चे हैं जो 8th 7th 6th उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए के भी मैं भी बताता हूँ। उनके लिए हम खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, कोई अच्छा सा ये मैं दिखाऊंगा या बनी बनाई हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो हम पहला ही प्रैक्टिकल जो है हमारा उसी पे मैं क्लिक करता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया उमुज़ला पे। तो उमुज़ला आपको सबको मालूम है क्योंकि हमने 10th में ही पढ़ा है। उमुज़ला बोलता है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। वो कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो वो हम कैसे बच्चों को लेबोरेटरी में दिखाते हैं। तो आपने बहुत सारे टीचर्स जो है उन्होंने लेबोरेटरी में बच्चों को दिखाया भी होगा, क्योंकि हम ये मुझे लगता है 7वें 8वें बच्चों को भी आजकल दिखाते हैं उमुज़ला। तो अब यहाँ पे बहुत कुछ आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है इस उमुज़ला। यहाँ पे देखिए आप, थ्योरी इसकी क्या है, थ्योरी में नहीं बताऊंगा क्योंकि थ्योरी आप खुद किताब पर से पढ़ सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हम करेंगे, बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या प्रोसीजर है। एनिमेशन में नहीं देखनी है क्योंकि एनिमेशन से उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना हमें खुद प्रैक्टिकल करने से मिलता है। तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ, यहाँ पे साइमुलेटर है तो मैं साइमुलेटर पे क्लिक करता हूँ। और जो ही मैं साइमुलेटर पे क्लिक करता हूँ, अब मैं ये जो पोर्शन है ये मैं
बंद करता हूं। ये देखिए आप, ये हैं हमारे एपैरेट्स जो ओह्म्स लॉ में इस्तेमाल होते हैं। ये हैं वो एपैरेट्स जो ओह्म्स लॉ में इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन सा एपैरेट्स है? एक हमारे पास ये एमीटर है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, साथ में ये की है, ये है रेजिस्टेंस। ये जो व्हाइट दिखाई दे रहा है छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पावर सप्लाई है और ये रोस्टेट है। तो ये वो चीजें हैं जो हम ओह्म्स लॉ के प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, खुद वायरिंग करते हैं, वायरों से इनको बांध देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद खुद रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, इस जो रोस्टेट को इसको घुमाते हैं इधर उधर, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ कर सकते हैं, वही काम हम यहाँ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हम सबको मालूम है, जब हम ओह्म्स लॉ पढ़ते हैं, जो साइंस पढ़ाते हैं टीचर, उनको पता है कि इनमें से somebody is writing on the screen, please don't do that. So हेलो सर आप ना एनोटेशन जो ऊपर होगा ना उससे बंद वो क्लियर कर दीजिए सब। कोई बात नहीं मैम। नहीं मैम, ये डिस्टर्ब करेगा अगर इन्होंने ये नहीं मैं इनको बता दूंगी। हाँ मैं क्लियर कर देती हूँ आपके ये सारा। ओके, मैंने कर दिया मैम। जी। तो यहाँ पे है हमारा जो स्क्रीन पे है, इस पे है ये, यहाँ पे आप देखिए हमारा पावर सप्लाई है। मैं नोटेशन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चलो मैं कर भी सकता हूँ इसको। ये मेरा पावर सप्लाई है ऊपर, ये मेरा एमीटर है, हाँ। ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है, और ये रोस्टेट है, और ये मेरी की है। तो ये सभी चीजें हमें लगती है ओह्म्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए। तो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन है उसको प्रूव करने के लिए मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आता है, इसमें वायरिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सर्किट डायग्राम होती है। तो पहले मैं ये क्लियर करता हूं और इसको क्लोज करता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको सर्किट डायग्राम मालूम नहीं है तो शो सर्किट डायग्राम, तो ये आपकी सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हमने वोल्ट मीटर के साथ बांध दिया है पैरेलल में, इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में बांधा जाता है। उसका एक वजह है, जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो पैरेलल में बांधा जाता है। और इसके साथ हम सीरीज में एमीटर बांधते हैं, एमीटर की रेजिस्टेंस लो होती है, वो सीरीज में बांधा जाता है। एमीटर के साथ बैटरी बंधी हुई है, बैटरी के साथ की बंधी है, के साथ रोस्टेट बंधा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वोल्ट मीटर को छोड़ के सभी चीजें जो है वो सीरीज में है और वोल्ट मीटर पैरेलल में है। अब हम यही काम करेंगे, यहाँ पे इनको बांधेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे हम? तो यहाँ पावर सप्लाई से मैं शुरू करता हूँ। पावर सप्लाई से मैं शुरू किया, मैंने पावर सप्लाई से ये वायर, इस पे क्लिक करना है। ये जो ब्लैक यहाँ पे है, जहाँ पे हम मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ओ, ज्यादा हो गया। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो ब्लैक पॉइंट है, यहाँ पे ब्लैक और रेड, ये कनेक्शन निकालने के पॉइंट्स है। तो यहाँ ब्लैक पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो एक वायर आएगा। तो वायर को मैं की के साथ बांध देता हूँ, ठीक है ना। अब इसका दूसरा कनेक्शन जो है, इसको मैं एमीटर के साथ बांध देता हूँ, रेड के साथ यहाँ पे। तो इसका जो की का दूसरा कनेक्शन है, की से मैं की के इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे रोस्टेट के साथ बांध देता हूँ, ठीक है ना। तो ये वायरिंग हम खुद करते हैं इस वक्त। अब रोस्टेट का जो दूसरा कनेक्शन है, यहां से मैं उठाकर सीधा वोल्ट मीटर को दे देता हूं, और वोल्ट मीटर से मैं कनेक्शन उठा के यहाँ एमीटर से, तो आप सब कहेंगे ये आपसे सब के सब मैंने सीरीज में बांध दी। तो रेजिस्टेंस कहाँ गई? अब रेजिस्टेंस को मैं वोल्ट मीटर के साथ बांध देता हूं। ये रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे ले आओ और छोड़ दो। तो रेजिस्टेंस ये बंद हो गई, रेजिस्टेंस बंद गई इसमें। तो ये कनेक्ट हो गई। तो ये हमारा सर्किट कनेक्ट हुआ, ये हमारा सर्किट कनेक्ट हुआ। अब इसमें एक चीज कम है, वो है ये रोस्टेड है, इसको इस पे क्लिक करेंगे तो इसको फिर आप जहां चाहे ले सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप जहां चाहे वहां ले सकते हैं। ये फायदा है, ये हमारी यूज है। इस वर्चुअल लेबोरेटरी में हम प्रैक्टिकल करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम डायरेक्टली
लेबोरेटरी में बैठ के हमारे पास वायर्स हैं वो खुद बांध रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइमुलेशन ऐसी बनाई गई है कि आप वायरिंग जो है वो खुद कर सकते हैं। मैं रिसेट करके एक बार फिर वायरिंग करूंगा ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कैसे ये प्रोग्राम, इसमें बहुत ही आसान है। मैं रिसेट करता हूँ, रिसेट पे क्लिक किया तो रिसेट हो गया। एक बार फिर वायरिंग करेंगे, तो अब मैं वायरिंग यहां से करूंगा। पहले मैं रेजिस्टेंस को बांध के रखता हूं, तो रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ ले आओ, इसके बीच में वोल्ट मीटर के साथ बांधनी है, तो रेजिस्टेंस बंद हो गई। तो रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर मैंने बांध के रखा है। अब बाकी जो चीजें हैं वो सब इसकी सीरीज में बांधनी है। तो क्या करेंगे हम, एमीटर से उठाओ, यहाँ पे यहां से उठाओ। आप कोई भी कनेक्शन चाहे पहले दे सकते हैं, इसमें कोई अपनी मर्जी है। तो ये अब यहां से उठा के यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये मेरा सॉरी ये सर्किट कंप्लीट हो गया। एक बार फिर ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इंसर्ट की करता हूँ। तो पहले मैं इसको हाई ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी वोल्टेज कम होगी, और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी यहाँ पे रोस्टेज पे उतनी ज्यादा वोल्टेज होगी। तो मैं इंसर्ट की करता हूं। तो मैंने इंसर्ट की तो आप देखेंगे अब मेरा वोल्ट मीटर और एमीटर जो है वो रीडिंग दिखा रहा है। जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग दिखा रहा है, इट इज इन वोल्ट्स एक्चुअली। ये एमीटर है, ये भी इन एम्पियर्स है। सो ये मुझे रीडिंग दिखा रहा है, इट इज 0.005 और इट इज 0.100। बहुत ही सिंपल है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब जैसे कि हम लेबोरेटरी में करते हैं, इस वोल्टेज को हम चेंज करेंगे। तो वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं इस पे और इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूं। तो उसके बाद आप हाँ, तो ये ड्रैग होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए 0.005 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पता नहीं कहाँ पे। अब आप इसको चेंज करते जाएंगे और हम यहाँ पे 0.006 आ गया। लेकिन यहाँ पे आप रीडिंग उठाते वक्त, चूंकि ये डिजिटल सिस्टम है, यहाँ पे रीडिंग बड़ी ध्यान से उठानी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी जाएंगे थोड़ा ऊपर तो अभी भी 0.006 है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये जो दिखा रहा है मुझे आपको 3 प्लेस ऑफ डेसिमल दिखा रहा है, 4th प्लेस ऑफ डेसिमल दिखा नहीं रहा है। सो इस वजह से ये 0.006 से ज्यादा होगा। तो मैं वापस जाता हूँ, थोड़ा ज्यादा जाता हूं। अब यहाँ पे मैं गौर करूंगा, यहाँ पे 104 रीडिंग है, यहाँ पे 0.005 है। जब आप रीडिंग उठाएंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूं, इट इज 106, इट इज 0.005, इट इज 0.106 है। मैं इसको 106 ही पढ़ूंगा क्योंकि वो 0 पॉइंट पढ़ना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ज्यादा बोरिंग भी है। तो मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूं। अब इट इज 1 पॉइंट, अभी भी 107 पे भी 5 ही है, ठीक है ना। तो मैं अब 109 पे गया तो इट इज 6। तो इट मीन्स या तो ये 108 पे 6 हुआ या 100, तो मैं 108 कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे 108 तो आएगा नहीं, मुश्किल है क्योंकि डिजिटल सिस्टम है, बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है ये। एक 109 पे आ जाता है तो मुझे 6 आता है। तो मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग जो है वो नीचे जो है यहाँ पे आप वोल्टेज जो है वो लिखेंगे 0.005। तो यहाँ पे ही लिखेंगे आप, आपकी मर्जी है, कागज पे भी लिख सकते हैं। तो इट वाज 0.006 रादर है, नॉट 5, इट इज 6, बिकॉज 5 जो है वो इसने इनिशियली दिखाया था, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हुई वो हमें नहीं मालूम। तो इट इज 0.006। तो उसका जो आया था हमें 0.108। मैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगा क्या आएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 0.7 पे जाते हैं। चलो एक और रीडिंग उठाते हैं हम। अब यहाँ पे 0.7 आ गया, लेकिन वहां पे 135 है। तो थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ और देखता हूँ अभी 131, 130 पे 0.007, 128 पे 0.006। सो इट मस्ट बी 129 पे आना चाहिए मुझे, 129 पे आना चाहिए, 129। तो 129 लिखेंगे हम। एक और रीडिंग 0.007 के लिए। तो यहाँ पे कैसे रीडिंग ऐड करेंगे, ये रीडिंग ऑलरेडी है तो यहाँ पे रीडिंग मैंने ऐड की, यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है नीचे, ऐड। तो यहाँ पे ऐड करेंगे आप 0.007 लिखेंगे आप। सो इट इज 0. क्या आया था, 128 और 129, 128। सो इट इज लाइक दैट, इट इज 0.
दिस 1 to 8। अब एक और रीडिंग उठाते हैं, 6 और 7, अब 8 पे जाएंगे हम, इट इज 9, इट इज 8, इट इज 8, इट इज 7 at 145, it is 7, it is 8 at 156, थोड़ा 149 पर 8 है, 147 पर 7 है, so it is 148, 0.007, और एक और रीडिंग ऐड करेंगे, so 0.008 actually, it is 0.148, 0.148, तो आपकी रेजिस्टेंस आती है 0.05, इट इज 0.05। जो पहली रीडिंग है उसमें कुछ एरर हुआ है, तो उस वजह से 0.06 दिखा रहा है, वरना 0.05 ही आना चाहिए था। तो इस तरह आप जितनी भी रीडिंग्स चाहें वो उठा सकते हैं, जितनी भी रीडिंग्स चाहें आप उठा सकते हैं, और उसके बाद उन रीडिंग्स के दरमियान जो यहाँ पे आएंगे वोल्टेज और करंट, उसके दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। चलो हम एक और रीडिंग में दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 8 के बाद 9 देखते हैं हम, 0.8 तो आया था हमारा, तो इट मस्ट बी 9 मस्ट बी एट 168 आई थिंक, क्योंकि 20 का फर्क आ जाता है, तो इट इज 167 पे 8 है, सो 172 167, हाँ 168, because it is 0.009, so it is 168, तो 168 पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट, 0.009 आएगा आपको 168 पे, आई थिंक 0.168, 0.168, तो यहाँ पे आप देखिए इट इज अगेन 0.05, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.05 है। तो जब आप इन रीडिंग्स को, पहली रीडिंग को छोड़ के जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वही एक्चुअली हमारा मकसद होता है जब हम करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप देखते हैं, कि वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा ग्राफ जो आएगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन। आई थिंक इट इज क्लियर दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और उम्मीद है कि आप इसी तरह, मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, अब आप घर जाके इस अमृता ओलैब को खोलिए तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुद ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक दिखाया, मैं सभी तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि हमारा टाइम जो है लिमिटेड है, और मैं एक और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किसी और सब्जेक्ट से। चलो मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा मैं जानता हूँ, तो मैथमेटिक्स में जाएंगे आप, छोटे बच्चों को दिखाना है। यहाँ पे पहला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 10th क्लास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही करते हैं। डायरेक्टली मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे क्लिक किया। पहले आप होम पे जाएंगे, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, होम में आपको अब मैथ का जाना है तो मैथमेटिक्स पे जाएंगे, तो 10th क्लास ऊपर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। मैं पहला ही एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में भी आप साइमुलेटर पे जाएंगे, वहां पे इंस्ट्रक्शन हर पॉइंट पे लिखे होगी, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन अब पढ़ने बैठ गया तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे मुझे बताता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, उसके लिए मुझे अपैरेटस क्या क्या चाहिए। उसके लिए मुझे एक स्फीयर चाहिए और 2 सिलेंडर्स चाहिए। एक स्फीयर चाहिए जिसका कोई रेडियस होगा, उसी रेडियस के हमारे पास 2 सिलेंडर होने चाहिए, और उनका जो डायमीटर, जो हाइट होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट आ गया, तो मेरा जो साइमुलेशन है वो क्रिएट होगी। तो सबसे पहला काम जो है, मुझे स्फीयर बनाना है। अब ये पूरा पेज खाली है, तो स्फीयर बनाना है। तो स्फीयर बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है जनरेट स्फीयर, तो मेरा स्फीयर बन गया। अब मुझे सिलेंडर चाहिए, तो मैं सिलेंडर्स को जनरेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है इट इज आर, मीन इसका डायमीटर है 2r, और ये जो सिलेंडर है उनकी रेडियस भी r है और उनकी हाइट भी 2r है, मीन इनकी हाइट जो है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, that is equal to the diameter of the sphere। हमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बोलना है। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आसान होता है, हमें मालूम है। वॉल्यूम किसी चीज का होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट मींस हो गया पाई आर स्क्वायर, हो गया एरिया ऑफ द सर्कल, एंड हाइट इसकी अगर h है, सो इट इज पाई आर स्क्वायर h। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। और हमें उसी का इस्तेमाल करके हमें चाहिए फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट पे जाता हूं, एक और पेज। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मेरे पे स्फीयर में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काटा हुआ है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें पानी या रेत डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें रेत भरना शुरू कर दिया। तब तक इसमें रेत भरते जाएंगे जब तक इस पे क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जग पे क्लिक करना है। तो इसमें रेत भर गई, अब ये रेत से फुल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें से इसमें जो मैंने रेत भरी है वो इस सिलेंडर में मैं डालता हूँ। इस वाले सिलेंडर, वन ऑफ द सिलेंडर्स जो मेरे लेफ्ट साइड का सिलेंडर है उसमें डाल देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करके इस सिलेंडर के ऊपर छोड़ देना है, तो ये रेत इसमें गिर जाएगी। तो रेत गिरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये बराबर अपना टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें रेत डाल दी। अब एक बार फिर मैं क्या करता हूँ, इस सुपियर में रेत डालता हूँ, फुल करता हूँ। तो जग पे क्लिक करना है, तो इसमें रेत आएगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बस। तो यहाँ पे मैंने इसमें रेत डाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, इस रेत को उठा के इस दूसरे वाले सिलेंडर में डालता हूँ। इसके ऊपर ले जाएंगे और छोड़ देंगे। ऐसे इसको ड्रैग करेंगे माउस से, उंगली से, आप मोबाइल फोन में उंगली का इस्तेमाल करते हैं, उंगली से इसको इधर खींचेगा तो और छोड़ दीजिएगा। तो ये रेत जो है इस सिलेंडर में गिर जाएगी। तो हमने दो सिलेंडर्स में, पहले एक में एक सुपियर रेत डाली और फिर दूसरे में एक सुपियर रेत डाली। तो ये लेकिन दोनों जो है अभी बराबर नहीं हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक बार फिर इस जग में, जग के जरिए इसमें रेत डालता हूं। तो ये आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती है। एक बार ये करो प्रैक्टिकल, बाद में ये इंस्ट्रक्शंस खुद ही याद रहती हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इस रेत को इसमें भी डालता हूँ और इसमें भी डालता हूँ और इनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार फिर इसको यहाँ पे खींच के छोड़, थोड़ा सा ऊपर इस जग के ऊपर, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा इधर, सिस्टम इज बिट अनरेस्पॉन्सिव, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने इसमें रेत डाल दी। जब ये पूरा होगा तो ये खुद ही उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सिमुलेशन ऐसी बनाई गई है ताकि हमारी रेत जो है वो जाया ना हो। तो अब मैंने इसमें रेत डालनी है, तो इसमें भी हम रेत डाल रहे हैं। अब यहाँ पे अब गौर करने की बात है। तो मैंने कुल कितने सुपियर्स इस्तेमाल किए रेत के? एनीबॉडी? 3 सर। 3, ओके। और जो सिलेंडर्स हैं वो 2 पूरे। आपने 3 सुपियर्स यूज किए और 2 सिलेंडर। तो 3 सुपियर रेत से मैंने 2 सिलेंडर्स फिल अप किए। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वही आपको लिखना है। सो डायमीटर ऑफ सुपियर मैंने पहले ही बताया है, दैट इज 2r। डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी 2r है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर भी 2r है, ठीक है ना। तो अब जो प्रूफ है इसका, हमें जो फार्मूला निकाले हैं वो यहाँ पे आप इससे देखेंगे। तो हमने किए 3 वॉल्यूम्स ऑफ सुपियर, मींस 3 बार सुपियर में जो रेत है वो हमने इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर, क्योंकि 2 सिलेंडर हमने उसे भर दिए। तो 3 वॉल्यूम ऑफ सुपियर इज इक्वल 2 वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर। अब 3 वॉल्यूम्स ऑफ सुपियर इज इक्वल 2 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें मालूम है, इट इज पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे आप, इट इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 2 पाई आर। अब h की जगह जो है हमारा एक्चुअली है h इज इक्वल टू r, सो इट इज 2r। सो इट विल बी 2 2s are 4 pi r cube, it will be 4 pi r cube. So वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अब ये 3 जब उधर जाएगा सो इट विल गो टू डिनोमिनेटर, सो इट विल बी 4 by 3 pi r cube. So this is the relation for the volume of the cube, so volume of the sphere. So volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. तो बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है जो हम ऑनलाइन बच्चों को दिखा सकते हैं while teaching. बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा मकसद आपको ये समझाना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ये चीजें मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा सिर्फ मकसद एक ही है कि हम कैसे इस प्लेटफॉर्म, जो ओलेब्स का प्लेटफॉर्म हमारे पास दिया हुआ है, हमें मिला है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है
कि अब तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी कामयाबी मिली होगी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे से सर, बहुत अच्छे से। मैं दोनों सब्जेक्ट जो आपने लिए दोनों में मैं बिल्कुल पैदल हूँ, तो लेकिन मुझे भी समझ आ गई। एक और लैब मेरे जहन में आ गई। चलो इस लैब को छोड़ के, क्योंकि सभी तो कहेंगे कि अब एक लैब में सारे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, एक और लैब मेरे जहन में आ गई, लेकिन वो ज्यादा फ्री नहीं है। तो उसका नाम है शायद प्रॉक्सी लैब्स, proxylabs.com, PRAXILABS.com, PRAXILABS.com। ये भी एक वर्चुअल लेबोरेटरी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप प्रॉक्सी लैब्स पे मैं जाता हूँ डायरेक्टली। अब ये जो है यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, या तो पहले क्रिएट अकाउंट करेंगे। Excuse sir, this is only for the 3-dimensional figures, huh? नहीं, आपकी मर्जी, आप 2 डायमेंशंस का भी मिलेगा, जरूरी नहीं है 3 डायमेंशंस, आप खुद भी बना सकते हैं। मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको बाद में। जियोजेब्रा में मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। जियोजेब्रा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको पिछली बार मुझे मालूम है शायद डाइट जो हमारे थे डाइट्स, वो उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे टीचर्स को, तो उसमें मैं एक बना के दिखाता हूँ इंशाल्लाह, अगर टाइम इफ टाइम परमिट्स। तो यहाँ पे भी हम प्रॉक्सी लैब्स में लॉग इन करेंगे। पहले आप डायरेक्टली लॉग इन, आप जिसको यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा वो क्या करेगा, वो रजिस्टर करेगा पहले, जिस तरह हमने उसमें रजिस्टर किया। तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक ज्यादा आता है, आई एम नॉट अ रोबोट, उस पर क्लिक करना है। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपके पास पहले यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, पहले रजिस्टर करेंगे, जैसे मैंने आपको ओ लैब्स में बता दिया था, पहले रजिस्टर करना है। तो उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है इट इज रनिंग फास्ट। और उसके बाद में तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे बोल रहा बेसिक फ्री है, बाकी सब पैसों में है, तो हम बेसिक ही का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने बेसिक पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाता हूँ किसी एक, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं एक बार फिर आपको वही एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा जो अभी मैंने दिखाया उहुमुज़ला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आएगा। यहाँ पे लेबोरेटरी हमारी डिफरेंट होगी और बहुत ब्यूटीफुल लेबोरेटरी है यहाँ पे। तो मैं फ्री साइमुलेशन पे जाऊंगा डायरेक्टली, मुझे फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ ओहमिक रेजिस्टेंस यूजिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये थोड़ा इनिशियलाइज करेगा पहले, ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये मेरी लेबोरेटरी आ रही है। मैं अंग्रेजी जबान सिलेक्ट कर रहा हूँ, अरबी मुझे आती नहीं है ज्यादा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहा है कौन चीज कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको कनेक्शन टाइप क्या करना है, सिंगल करना है, सीरीज में करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम सिंगल ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बंद करता हूँ। तो ये देखिए आपकी लेबोरेटरी आ गई है, पूरा कमरा आ गया। ये देखिए ये पूरा कमरा है, ये टेबल है, वहां पे दरवाजा है, बोर्ड है, सब कुछ है। तो पूरी लेबोरेटरी हमारे सामने है, बढ़िया सी लेबोरेटरी है। तो अब हमारे जो एक्सपेरिमेंट का सामान है वो हमेशा कहाँ पे होता है, हमारे सामने टेबल पे होता है। तो ये मेरे एक्सपेरिमेंट का सामान है। तो यहाँ पे हमारे पास अब वोल्ट मीटर और एमीटर नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है इनको मल्टीमीटर्स कहा जाता है। ये मल्टीमीटर्स है, इनको आप एज एमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वोल्ट मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस चीज पे आप क्लिक करेंगे वो जूम होके आपके सामने आ जाएगा। ये आपकी पावर सप्लाई है। जिस चीज पे आप क्लिक करेंगे वो जूम होके सामने आ जाएगा। तो ये आपकी पावर सप्लाई है। फिर क्लिक कीजिए तो वापस ये जो है ये मल्टीमीटर है। ये देखिए आप मल्टीमीटर है, इसमें आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे COM हो गया कॉमन टर्मिनल।
कॉमन टर्मिनल, यहाँ पे आप लिखेंगे MA हो गया मिली एमीटर, ये हो गया 20A हो गया एमीटर, सो MA हो गया मिली एमीटर, और यहाँ पे VO लिखा है वोल्ट मीटर। तो अगर आपको एमीटर बांधना है तो MA और COM इन दो के दरमियान कनेक्शन करेंगे तो एमीटर बन जाएगा। अगर आप वोल्ट मीटर बनाना चाहेंगे तो इसको V और C के दरमियान कनेक्शन बांधना है तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो मैं एक बार फिर इस पे क्लिक करता हूं तो ये जूम आउट हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे, ये हमारा, इसको कहते हैं हम ब्रीडिंग बोर्ड, ब्रेड बोर्ड। तो यहाँ पे हम सर्किट बनाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बंधी हुई है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस बंधी हुई है, और ये जो कनेक्शन है ये वाली, यहाँ पे देखिए आप, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ये लाइन से ये बंधे हुए हैं। तो आप जिसमें भी डालेंगे तो इसका मतलब ये 6 के 6 आपने कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ है इसका मतलब ये और ये भी बंधे हुए हैं, ये कनेक्शन और ये कनेक्शन कॉमन है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके, इन दो के दरमियान और इस ऊपर वाले के, इसके दरमियान बंधी हुई है रेजिस्टेंस। यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है तो ये दो कनेक्शंस भी बन चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब हम एक बार फिर, जैसे कि हमने अभी सर्किट डायग्राम वहां पे दिखाई थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सभी चीजें वोल्ट मीटर को छोड़ के वोल्ट मीटर को पैरेलल में बांधेंगे, बाकी सभी चीजों को जो है वो सीरीज में बांधेंगे। तो कैसे यहाँ पे बांधेंगे हम, एक बार फिर मैं यहाँ पे जो हमारी पावर सप्लाई है उस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, ये है प्लस साइन और यह माइनस साइन, तो इनके दरमियान मुझे कनेक्शन बांधना है। तो यहाँ पे ये जो है ये इसको, इस पे क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पे प्लस साइन पे डाल दीजिए क्लिक करके, तो हो गया, कनेक्ट हो गया ये। अब इस पे क्लिक कीजिए तो माइनस साइन पे कनेक्ट हो गया। तो ये दोनों मैंने कनेक्ट कर दिए वोल्ट पावर सप्लाई के साथ। तो कहीं पे फिलहाल मैं सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता हूँ, बाद में मैं ब्रेड बोर्ड पे आता हूँ और इस पे के साथ बांधता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसके भी दो कनेक्शन उठाएंगे, इसको हम एमीटर बना रहे हैं, तो एक को उठा के हम मिली एमीटर में डाल देंगे और एक को उठा के हम कॉमन बटन इसमें डाल देंगे, तो ये बन गया एमीटर। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करेगा ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करना है, वोल्ट मीटर बनाना है, तो इसको उठा के कॉमन इसमें डाल दीजिए वोल्ट मीटर में, और इसको उठा के कॉमन में डाल दीजिए। अगर आपने क्लिक इधर उधर किया तो ये आपको वार्निंग दे देता है। मिसाल के मैंने इसको जो कॉमन में डालना था उसको मैंने वोल्ट में डालने की कोशिश की, तो इसने वार्निंग मैसेज दे दी कि आप कनेक्शन गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने तो बांध दी। अब इन सभी चीजों को मुझे इस ब्रेड बोर्ड पे जमा करना है, यानी कि इनको एक दूसरे के साथ बांधना है। तो ये अब याद रखना, ये जो यहाँ वाले कनेक्शन है पावर सप्लाई की सीध में जो कनेक्शन है वो पावर सप्लाई के हैं, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो मीटर के हैं, और जो राइट वाले हैं वो वोल्ट मीटर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ब्रेड बोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्रेड बोर्ड मेरे सामने आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एमीटर उठाया, एक कनेक्शन मैं सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रिज में, तो ये मैंने एमीटर का कनेक्शन डाल दिया, रेजिस्टेंस के साथ मैंने इसको बांध दिया। तो दूसरा कनेक्शन मैं यहाँ पे कॉमन टर्मिनल में कहीं पे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे ये किसी के साथ अभी बंधा नहीं हुआ, ये जो है यहाँ पे मैंने ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मैं नोटेशन का इस्तेमाल करूंगा, कौन है, तो ये दो जो है, ये दो पोर्शंस ये बंधे हुए हैं, ये कनेक्टेड है, ये दो पोर्शंस कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस इस और इस वाले पोर्शन से बंधी हुई। तो यहाँ पे क्लियर ऑल क्लोज करता हूं। तो मैंने फिलहाल बांध दिया यहाँ पे, ये एमीटर का कनेक्शन था। अब मुझे एमीटर के साथ सीरीज में बांधना है क्या कहते हैं, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई का एक कनेक्शन उठाओ और यहाँ पे डाल दो, और दूसरा कनेक्शन उठाओ रेजिस्टेंस के यहाँ पे डाल दो। तो ये सभी ये चीजें जो है, तीन चीजें मैंने बांध दी अभी, एक रेजिस्टेंस है, एक एमीटर है और एक पावर सप्लाई है। इन सभी चीजों को मैंने सीरीज में बांध दिया। अब मुझे पैरेलल में बांध दिया है वोल्ट मीटर जो मेरे राइट साइड में है। तो वोल्ट मीटर का ये रेड वाला कनेक्शन उठाओ और इस रेड के साथ यहाँ पे बांध दो, सॉरी कहीं पे गलती हो रही, तो यहाँ पे बांध, यहाँ पे लगाओ रेड के साथ उस ऊपर वाले रेड, और इसको उठा के यहाँ पे बांध दो। तो ये जो हमारा सर्किट है ये मुकम्मल हो गया। अब सर्किट मेरा मुकम्मल हो गया, इसलिए मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि हम रीडिंग देख सकें। तो ये मेरा सर्किट
कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रीडिंग्स उठानी है। तो रीडिंग्स उठाने के लिए यहाँ पे आप देखें नॉब, क्योंकि मैंने नॉब जो है इस पे क्लिक करेंगे आप, तो आप देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं, इज इट विजिबल? जी सर, जी सर। हाँ, तो ये चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप अपनी वोल्टेज और करंट जो है वो वेरी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे भी रीडिंग 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे ये देखिए रिकॉर्ड डेटा आता है, यहाँ पे जो क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे जहाँ पे रिकॉर्ड डेटा आ जाता है, रिकॉर्ड डेटा एक्सपेरिमेंट सेटिंग के थोड़ा ऊपर येलो कलर में ये जब मैं इस पे लेता हूँ माउस तो ये येलो कलर को हो जाता है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने एक रिकॉर्डिंग हो गई, एक रीडिंग रिकॉर्ड हो गई आपकी। इस पे क्लिक करने से आपकी एक रीडिंग रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ओ लैब्स में आपको खुद लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्ड खुद करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज को चेंज करते हैं। वोल्टेज को चेंज मैंने सपोज 0.20 लिया, ये भी 0.20 दिखा रहा है, ये भी 0.20 दिखा रहा है। इसकी वजह है कि हमने रेजिस्टेंस ही आईसी चुनी है कि हमारी रीडिंग एक जैसी ही रहेगी। तो मैंने एक बार फिर रिकॉर्ड डेटा कर दिया। तो मैं इसको चेंज करता हूं, चलो 0.40, तो मैंने रिकॉर्ड डेटा किया। अब आप कहेंगे आपने तो रिकॉर्ड डेटा किया, वो कहाँ गया? तो यहाँ पे इसके थोड़ा यहाँ पे शो टेबल आएगा, तो शो टेबल पे आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज दिखा है और यहाँ पे करंट लिखी है। वोल्टेज है वोल्ट्स में और करंट है मिली एम्पियर्स में। तो आपके वोल्टेज 1 थी, 1 मिली एम्पियर, 0.20 मिली एम्पियर, 0.40 मिली एम्पियर। अब आप कहेंगे ये एक जैसा क्यों है? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस ही ऐसी चुनी थी। तो हम रेजिस्टेंस डिफरेंट चुन सकते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे आप, जहां पे क्लिक करके टेबल शो हुआ उसी जगह पे क्लिक करके टेबल गायब हो जाएगा, टेबल वापस चला जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे नहीं हम कोई और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलो ये रेजिस्टेंस तो इससे हम सीधा डायरेक्ट वैल्यूज एक जैसे हैं तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो अगर हमें दूसरा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाली कॉर्नर पे यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रा हुई है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ गए। आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे को एनिमेटेड गाइड देखना है, एनिमेशन देखनी है तो एनिमेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, तो इसको रिलोड कर सकते हैं। तो जब आप रिलोड करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, रिसेट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। तो यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप ये देखिए रेजिस्टेंस हमने 1 किलो ओम इस्तेमाल की थी। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। आप सपोज आप 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर हम क्या करेंगे, कनेक्शंस जो है कनेक्शंस लगाएंगे। अब मैं डायरेक्टली लगाता हूं जूम किए बगैर। थोड़ा सा जूम किया मैंने, तो मैं कनेक्शंस लगाता हूं जैसे मैंने अभी लगाए थे। एक मिनट, ये यहाँ पे और ये कॉमन में यहाँ पे। अगर क्लिक थोड़ा इधर उधर होता है तो ये मुझे वार्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप, तो ये कनेक्शन हो गए। वापस कीजिए यहाँ पे क्लिक, तो ये वापस जाएगा एक बार फिर। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो 0 तो ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आ गया आप 0.02 और यहाँ पे आ गया 0.10। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ 40। मैं एक बार फिर रिकॉर्ड करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ सपोज 60। रिकॉर्ड डेटा पे क्लिक करना है, 80 रिकॉर्ड डेटा। अब मैं टेबल देखता हूँ तो ये मेरा टेबल आ गया 0.10, 0.02। अब डिफरेंट है क्योंकि हमने इस वक्त 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है। रेजिस्टेंस डिफरेंट इस्तेमाल किया है, ये हमें पता है कि हमने कौन सी रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है। जब बच्चों को दिखाएंगे तो उनको ये नहीं बताएंगे कि हमने 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस दिखाएंगे, तो वो डायरेक्टली बोलेंगे आपका 5 किलो ओम है,
ठीक है। तो वहां पे हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इनका रेशियो देखना है। ये मिली एम्पियर्स में है, इसको पहले एम्पियर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻³ तो बाद में V = IR का फार्मूला इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। सो वो खुद ब खुद आ जाएगी, बिकॉज 10/2 हो गया 5 एंड 10⁻³ सो यूजुअली 5 × 10⁻³ हो गया 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। परफेक्ट लेबोरेटरी है, वर्चुअल लेबोरेटरी है, परफेक्ट लेबोरेटरी है बच्चों को एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन दिखाने के लिए। और इतना ही नहीं, वो खुद भी इसको खोल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैडम, डू वी हैव अ टाइम? हेलो राबिया मैम, आर यू देयर? जी, यस आई एम हियर। ओके मैम, तो मुझे लगता है मैं इनको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। जैसे कि अभी एक तो सर आपको बताएंगे एक्सपेरिमेंट भी, और एक दो लोगों ने 2 क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें लिखा है कि प्लीज एक केमिस्ट्री का थोड़ा सा बता दीजिए, कोई एक एक्सपेरिमेंट। हाँ, केमिस्ट्री में मैं थोड़ा ज्यादा क्या कहता हूँ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, इन्हीं के साथ ट्राई करेंगे। साथ ही ट्राई कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्लीज अगर आप कुछ इनके अलावा भी कुछ और लैब्स हैं तो उनके नाम भी बताइए, सिर्फ नाम बताने के। नाम तो बहुत सारे आएंगे, अभी मैं काम बता रहा हूँ ना, एक एक करके बताऊंगा इंशाल्लाह। एक और है, दैट इज ओ फिजिक्स है। या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको बहुत सारी लैब्स देखनी है तो आप गूगल में लिखिए वेबसाइट्स लाइक प्रॉक्सी लैब्स, तो वो बहुत बड़ी लिस्ट देगा आपको। या वेबसाइट्स लाइक olabs.edu.in, तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी वहां पे। बहुत सिंपल काम है। तो यहाँ पे मैं OLabs में जाके एक बार फिर वापस आ जाता हूँ, क्योंकि वहां पे एक सवाल और है सर कि क्या प्राइमरी क्लासेस के लिए भी कोई लैब्स हैं? मेरी डील ज्यादा प्राइमरी क्लास से नहीं है, लेकिन प्राइमरी क्लास के लिए आप खुद भी बना सकते हैं। मैं अभी एक बना के दिखाता हूँ आपको, जियोजेब्रा में बना के दिखाता हूँ आपको, बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ कलर्स दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप और आपको वो बनी बनाई भी मिलेगी। 2 चीजें, एक तो बनी बनाई मिलेगी और दूसरा आप बना भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा अगर हमें लगन हो, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने पहले कहा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कंप्यूटर में, मुझे ज्यादा इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी लगन की जरूरत है, ये खुद ब खुद सीख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ था क्या क्या, मैंने जैसे कि बताया कि केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मैंने पहले ही कहा कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द EMF ऑफ द सेल, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप है डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट सब आपने बता दिया, प्लेटफॉर्म जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा और जिसके साथ ये रिलेटेड होंगे वो कर लेंगे। जी मैम, ये बहुत ही आसान है, प्रोसीजर सेम है, मेरा प्रोसीजर सेम है। मेरा मकसद था इनको प्रोसीजर समझाना कि कैसे ये इस्तेमाल करने हैं, लैब का कैसे इस्तेमाल। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो केमिस्ट्री में है, वो आते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। pH डिटर्मिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। चलो मैं क्लिक करके देखता हूँ, मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि मेरा फील्ड नहीं था। थ्योरी है, अब इस पे देखना है कि साइमुलेशन है इसमें, यहाँ साइमुलेटर भी है। तो यहाँ पे साइमुलेटर आ गया मेरा, 1 मिनट, हाँ ये साइमुलेटर आ गया। तो ये एक्चुअली आपको केमिस्ट्री वाला ही बता सकता है कि हम जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मुझे नहीं मालूम तो मैं क्या करूं। अब यहाँ पे देखिए तरीका है, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे हम, करना क्या है एक्चुअली है क्या। तो अगर मैं ये इस वक्त पढ़ने बैठ गया तो हमें 1 घंटा ज्यादा जाया होगा, आपका भी और मेरा कोई मकसद नहीं मिलेगा इस थ्योरी का। उसके बाद मुझे मालूम नहीं तो मैं प्रोसीजर पढ़ूंगा, प्रोसीजर क्या करना है, ठीक है ना। ये मुझे ये चीजें चाहिए उसमें,
ये सभी चीजें आपकी एनिमेशन में वहां पे मिलेंगी। ये सभी चीजें, ये मुझे चाहिए मटेरियल जो रिक्वायर होते हैं वहां पे, तो आप जा सकते हैं। जब साइमुलेटर में देखेंगे तो ये सभी चीजें वहां पे मौजूद होंगी, ये सभी चीजें, ठीक है ना। तो प्रोसीजर क्या है, तो रियल लैब प्रोसीजर आप लेबोरेटरी में करते हैं वो यहाँ पे लिखा है, रियल लैब प्रोसीजर, ठीक है ना। तो साइमुलेटर का प्रोसीजर जो है तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे साइमुलेशन में, वो नीचे यहाँ पे आप देखें, यू कैन सिलेक्ट अ कंपाउंड फ्रॉम द सिलेक्ट अननोन कंपाउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो वहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहां पे, साइमुलेट, मैंने ऊपर क्लिक किया, मुझे नीचे करना था, यहाँ पे क्लिक करना है। तो साइमुलेटर में आप देखिए ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट अननोन कंपाउंड, तो कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 कोई एक कंपाउंड को सिलेक्ट करना है। तो आपने कंपाउंड सिलेक्ट किया और स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे देखिए ये बॉयल शुरू हो गया, इसकी बॉइलिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, ये 40 डिग्री हो गया, 50, और समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर जो है राइज होता रहा है, हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। यहाँ पे ये जल रहा है। हमने कौन सा एक फर्स्ट कंपाउंड इस्तेमाल किया, तो हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है। इसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, ये जो स्टैंड है ये भी है, बर्नर भी है, जो भी उसने वहां पे जितनी भी चीजें उसने दिखाई थी वो सब की सब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में पहले ही सेटअप की हुई है। तो ये 100 डिग्री से ऊपर चला गया, 50 उसमें से दे देते हैं। आपने कितना बिल भरा, मुझे बाद में चलो हिसाब दे। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो टेम्परेचर जहाँ पे एयर बबल्स अपीयर हुए वो T1 हो गया, टेम्परेचर एट विच बबल्स कंप्लीटली डिसअपियर वो T2 हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया T1 प्लस T2/2। तो आपको वहां पे देखना है कि ये जो है बबल्स कब शुरू हो गई और कब खत्म हो गई, वो देखना है। और वो दोनों टेम्परेचर्स नोट करने हैं, वो दोनों टेम्परेचर्स नोट करने हैं। तो उसके बाद T1 प्लस T2/2 आएगा, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये 180 डिग्री पे चला गया। यहाँ पे आपको अभी बॉइल जो है वो एयर बबल्स जो है वो अभी भी है, निकल रहे हैं। जब ये बंद होंगी तो आपका T2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप दूसरे, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये शुरू हो गई अब मुझे लगता है, यहाँ पे नहीं, इसमें जो जिसके नीचे बर्नर है वहां नहीं देखना है, बल्कि जो साइड में जूम करके हुए वो ट्यूब है उसमें देखना है, जिसमें हमने जो कंपाउंड है वो इस्तेमाल किया है। ये जो बाहर है बड़ा बीकर है, बीकर में पानी है, पानी के अंदर जो ट्यूब है, गिलास ट्यूब है, उस ट्यूब में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे वो बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसने टेम्परेचर जो है वो मेजर कर दिया है, ये रुका हुआ है अब 260 डिग्री पे। तो 260 डिग्री पे 207 डिग्री, तो ये इसका आ जाएगा आपका ये टेम्परेचर। तो अब आपको क्या करना है, ये तो पहला टेम्परेचर हो गया जब T1 हो गया। अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू टर्न ऑफ द बर्नर। तो बर्नर को बंद करना है, तो बर्नर पे क्लिक कीजिए, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा, यहाँ सॉरी। तो मैंने बर्नर ऑफ कर दिया, बर्नर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर आ गया वो एक्चुअली डायरेक्टली आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये टेम्परेचर्स नहीं दिखा रहा है। सो इट इज 207 डिग्री। इट मे बी फॉर सम अनदर एक्सपेरिमेंट दिस T1 एंड T2। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपके पास अब थोड़ा सा टाइम है क्योंकि सजाद साहब भी तैयार हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो आप वो जो आप बता रहे थे कि आप खुद से बनाना शुरू करवा देंगे। हाँ ओके मैम, उसमें 5-7 मिनट लगेंगे सर, वो ये कर लेगा, तो आप प्लीज वो उस पे आ जाइए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और डायरेक्टली जियोजेब्रा खोल लेता हूँ। तो डायरेक्टली जियोजेब्रा खोल लेते हैं हम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप जियोजेब्रा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली गूगल सर्च में आप लिखेंगे जियोजेब्रा, तो ये वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जियोजेब्रा, और उसके बाद इसको ओपन करके आपको सिंपली इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं एक मिक्सिंग ऑफ कलर्स दिखाता हूँ कि किस तरह बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि हाउ वी कैन मिक्स द कलर्स टू गेट डिफरेंट कलर्स।
एक कलर को दूसरे कलर के साथ मिक्स करके तीसरा कलर कैसे बना सकते हैं, वो यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला काम जो है, ये मेरा जो है इसका फ्रंट व्यू है जियोजेब्रा का। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल इंसर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है मैं कलर्स दिखाऊंगा कैसे मिक्स होंगे। तो मैं एक सर्कल इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे सर्कल्स आते हैं, सर्कल विद सेंटर थ्रो पॉइंट, इस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो, ये हो गया पॉइंट यानी कि सेंटर। और अब दूसरा पॉइंट खुद ही आएगा। चलो ये मैंने एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल मैंने बना दिया। इस सर्कल में 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए जो है उसका सेंटर है, और मैंने ये सर्कल बना दिया थ्रू अ पॉइंट बी विद अ सेंटर ए, विद अ सेंटर ए। तो एक सर्कल बना दिया मैंने। मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक और सर्कल, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। चलो यहाँ पे एक सर्कल बना दिया मैंने, और कहीं पे भी आप क्लिक करो तो ये दूसरा सर्कल बन गया, सर्कल सी एंड डी। तो अब कुल मिलाकर हमने 4 अभी तक 6 स्टेप्स आ गए इसमें। 2 पॉइंट्स आ गए ए बी, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए सी डी, और 2 सर्कल्स बन गए सी और डी। मुझे ये जो लेबल्स हैं इनकी, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो सर्कल आ जाता है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ये टूल बार है, जहाँ पे ए लिखा है -5 3, फिर बी लिखा है, फिर सी। अगर मैं चाहूंगा कि ए दिखाई ना दे, यहाँ पे सेंटर दिखाई नहीं देगा, तो ए पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। बी पे यहाँ वो सॉरी कंट्रोल Z, मैं पहले ऊपर इस मूव बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं ए पे क्लिक करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, बी पे। इसी तरह मैं सी और डी पे क्लिक करके ये लेबल्स जो है ये दिखाई नहीं देंगी। ठीक है ना। अगर मुझे ये जो यहाँ पे सी और डी इन सर्कल्स के नाम है, सी सर्कल एंड डी सर्कल, तो मुझे ये नाम भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग पे जाऊंगा, सर्कल की सेटिंग। तो यहाँ पे आ जाता है शो लेबल। तो मैं शो लेबल पे क्लिक करके ये लेबल जो है खत्म हो जाएगी। अब मुझे लेबल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मुझे मिक्सिंग ऑफ कलर्स करनी है। मुझे मिक्सिंग ऑफ कलर्स करनी है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ग्राफिक्स को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ बीच में ले आता हूँ ऐसे। तो मुझे चूंकि मिक्सिंग ऑफ कलर्स करनी है, तो मैंने सर्कल सी को सिलेक्ट किया है। मुझे इसका कलर, जो बेसिक कलर्स हमारे पास हैं, दीज आर कॉल्ड RGB कलर्स और CMYK कलर्स। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। CMYK, C stands for cyan, M magenta, C and Y yellow, and B and K black. So these are two basic system of colors जो इस्तेमाल होते हैं। RGB यानी कि जिसको हम सब्ज, सुर्ख और नीला कहते हैं, उनको बुनियादी रंग कहा जाता है। तो बुनियादी रंग जो हमारे हैं सब्ज, सुर्ख और नीला, मैं वही इस्तेमाल करूंगा। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, मुझे ये रेड चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कलर लगाऊंगा, रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, रेड कलर। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक जगह प्रीव्यू लिखा है यहाँ पे, और ये जो रेड बाउंड्री दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 25500। तो ये जरूर देखिएगा कि क्या ये 255 है, और उसके नीचे ओपेसिटी है। तो ओपेसिटी को मैं 100% कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये सारा का सारा जो है ये रेड कलर का बन गया। तो ये रेड कलर का हो गया। इसी तरह मैं ये जो दूसरा सर्कल है, इस पे जाता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद अब दूसरा सर्कल आ गया, मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे डी सर्कल पे क्लिक करेंगे आप, जो आपका लेफ्ट साइड में जो पेन आती है उसमें, वहां पे। तो यहाँ पे आप इसके लिए तो रेड हो गया। अब ग्रीन चाहिए मुझे, तो ग्रीन कलर यहाँ पे है। ग्रीन कलर पे मैंने ये क्लिक किया। अगर ग्रीन कलर दिखाई ना देगा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे किसी को ग्रीन कलर अब पता नहीं इनमें से कहाँ ढूंढेगा, तो क्या करना है, ये प्रीव्यू जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो बीच वाला है इसको 255 कीजिए, ऊपर और नीचे वाले को 0 कर दीजिए, तो ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ग्रीन कलर है, ठीक है। और ओपेसिटी को मैं 100% कर देता हूँ। अब ये 2 कलर्स मेरे पास आ गए। अब मैं इन 2 कलर्स को कैसे मिक्स करूंगा कि तीसरा कलर बन जाए। अब इसकी भी मुझे लेबल नहीं चाहिए। मैं वापस जाता हूँ, बेसिक सेटिंग, लेबल नहीं चाहिए मुझे। ये डी जो दिखाई दे रहा है,
अब यहाँ पे देखिए आप, ये सर्कल मैंने उठा के इस पे डाल दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, दोनों रंग मिक्स नहीं हुए, वो उसको बैकग्राउंड में धकेल देता है, ये आगे आ जाता है, फ्रंट पे आ जाता है। जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इनको मिक्स करने के लिए मैं दो चीजें पहले डिफाइन करूंगा। मैं दो चीजें डिफाइन करूंगा, इनकी रेडियसेस को डिफाइन करता हूँ। रेडियस मींस हमने पहले ही बता दिया, मैं ए और बी एक बार फिर दिखाता हूँ। ए और बी, ए जो है वो इसका सेंटर है और बी इज अ पॉइंट ऑन इट सर्कमफ्रेंस, बी इज अ पॉइंट ऑन इट सर्कमफ्रेंस। तो हमें जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनको डिस्टेंस फार्मूला याद होगी, तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सपोज आर मींस रेडियस ऑफ ए, आर ए स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अ सन। ये मैं अपने नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा, एक्स जब लिखेंगे आप तो स्मॉल एक्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और चूंकि आपने कैपिटल ए भी इस्तेमाल किया है तो एक्स बी माइनस एक्स ए, ये डिस्टेंस फार्मूला है, एक्स बी माइनस एक्स ए, ये मैंने लिखा एक्स बी माइनस एक्स ए, और इसको पूरे को स्क्वायर लगाएंगे आप। स्क्वायर होता है, स्क्वायर दिया मैंने, पहले शिफ्ट 6 दबाना है और उसके बाद 2 लिखना है, तो उसके बाद आप राइट एरो पर कीजिए तो ये कर्सर नीचे आ जाएगा। तो प्लस, इसी तरह ब्रैकेट लगाएंगे हम, एक ब्रैकेट लिया तो दूसरा खुद ब खुद आ जाता है, तो मैंने स्मॉल वाई लिखा, तो एक बार फिर वाई बी माइनस, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जानकारी जरूरी है बनाने में के लिए, सो वाई ए लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आप एक बार फिर शिफ्ट 6 पे जाके स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक रेडियस डिफाइन कर दी, एक नंबर डिफाइन कर दिया मैंने, ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ये कहाँ पे है, लेकिन ये नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया क्योंकि इसका मुझे इस्तेमाल करना है अभी। अब मैं दूसरा सर्कल जो है जिसपे मेरा पॉइंट सी और डी है, सी और जिसका सी सेंटर है और डी पॉइंट उसके सर्कमफ्रेंस है, तो वहां पे मैं डिफाइन करूंगा एक बार फिर यही रेडियस। इसी तरह मैं लिखूंगा आर सी मीन्स इज अ सर्कल विद अ सेंटर सी, इट्स अ सर्कल विद अ सेंटर सी। तो जिस तरह मैं ऊपर का कॉपी करके आ जाता हूँ, मैं ये जो ऊपर का इसी को कॉपी करता हूँ, इससे क्या होगा, इससे थोड़ी जल्दी होगी आपको। कंट्रोल सी लिखेंगे, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। लेकिन अब ये चीजें हैं, क्या कहते हैं इनको, सॉरी मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं नया लिखता हूँ, आर सी इज इक्वल कंट्रोल वी किया मैंने। तो यहाँ पे आप देखिए, आप चूंकि आपका सी और डी है तो सिर्फ आपको ए बी को चेंज करना है। तो ये मैं जल्दी के लिए कर रहा हूं, तो मैं बी की जगह डी लिखूंगा और ए की जगह सी लिखूंगा, क्योंकि अब सी सेंटर है और डी। तो यहाँ पे मैंने डी लिखा और यहाँ पे मैंने सी लिखा, तो ये दूसरा नंबर मैंने डिफाइन कर दिया। अब भी इनसे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इन चीजों से, लेकिन अब मैं एक इनइक्वालिटी जो है, जब ये दोनों ऐसे एक दूसरे पे आ जाएंगे तो इनका जो कॉमन हिस्सा है उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि वो जो है वो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मेरा आर सी पता नहीं कहाँ गया, मैं नया लिखता हूँ, आर सी इज इक्वल टू, अब मैं लिखता ही हूँ, सो एक्स डी माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस, तो इट इज वाई डी, क्योंकि अब डी और सी से रिलेटेड हम दूसरे सर्कल की बात कर रहे हैं, माइनस वाई, ये डिस्टेंस फार्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला मैथमेटिक्स में है, वाई डी और वाई सी, तो इसका भी होल स्क्वायर लगाएंगे हम, होल स्क्वायर, तो ये आ गया। तो आर ए और आर सी मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मैं एक, चूंकि हमारा ए बी सी डी ऑलरेडी है, तो एक इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। इक्वेशन लिखने का तरीका ये है, मैं ई लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक
कोलन दबा दिया, जो डबल डॉट होते हैं, तो उसके बाद मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूं। सर्कल की इक्वेशन होता है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, क्योंकि अब मेरे पास x1 नहीं है, मेरे पास xa है और x जिस ya है, क्योंकि इसका सेंटर a है, तो मैंने इक्वेशन लिखी, इट इज लाइक दैट। हाँ, तो मैं लिखता हूं x और ब्रैकेट में लिखता हूं उसको मैंने x माइनस xa लिखना था, मैंने लिखना है x माइनस xa माइनस x माइनस xa, तो इसका होल स्क्वायर लगाएंगे आप, x माइनस xa होल स्क्वायर, मैंने एक ब्रैकेट ज्यादा डाल दिया है, कोई बात नहीं, तो होल स्क्वायर है x माइनस xa होल स्क्वायर। हाँ, और उसके बाद यहीं पे इसी ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं प्लस y minus y minus ya means it's a circle with radius a, it's the equation of the circle, equation of the circle, इसका भी होल स्क्वायर लगाएंगे आप, सो ये जो एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है, ये मैं यहाँ पे देखिए आप, सो इट इज e, यहां तक मैं आ गया, इट इज x माइनस xa होल स्क्वायर, x माइनस xa होल स्क्वायर प्लस y माइनस ya होल स्क्वायर। तो ये जो है, ये मुझे आना चाहिए, इसकी रेडियस जो अभी मैंने डिफाइन किया RA, इससे कम या उसके बराबर आना चाहिए। तो आप कम लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद इक्वलिटी साइन ड्रा करेंगे, तो ये आएगा, लेकिन आपका नंबर जो है व्हाट इज RA। तो इसे और साथ में एंड यहाँ पे नहीं लिखना है, बल्कि उसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल करना है। तो एंड का सिंबल ये है, ये एंड का सिंबल है, तो एंड मैंने लगा दिया, एंड आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद मैं यही इक्वेशन फिर लिखता हूं, यही इक्वेशन, लेकिन अब C और D की, क्योंकि मेरा दूसरा सर्कल जो है वो विद द सेंटर C है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, क्योंकि मेरा 2 बार आ गया एक, तो एक ही जगह मैं क्या करता हूँ, दूसरी इसमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ C, यहाँ पे मैं C लिखता हूँ, और यहाँ पे जाके y माइनस yc लिखते हैं, yc, तो यहाँ पे RC लिखेंगे। तो हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो है, जो ही मैं इस पे ले आता हूं, तो क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, लेकिन रिक्वायर्ड कलर नहीं आया, जो हमें रिक्वायर्ड कलर है वो नहीं आया। इसकी वजह क्या है कि अब मैं यहाँ पे देखिए, अब ई जहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी वहां पे जाएंगे, तो सेटिंग में जाएंगे, तो कौन कौन सा कलर हमने मिक्स किया, शो लेवल नहीं करेंगे, कलर कौन कौन सा मिक्स हुआ, रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ प्रीव्यू पे, रेड कलर ये है, ये 255 कर दो, ब्लू हमने नहीं लिया और ग्रीन हमने लिया, तो येलो कलर आना चाहिए, तो ये येलो कलर आ गया, तो ये रेड और ग्रीन येलो आ गया। तो इस तरह ये रेड और ग्रीन मिला के हमें येलो कलर हासिल हुआ, ठीक है ना। इसी तरह आप तीसरा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे पास टाइम नहीं है। जी बिल्कुल सर, सजाद साहब ना वेट भी कर रहे हैं, और फिर उनका सेशन ये थोड़ा आपको बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन इसको सर रेडियस वेरीज, तो ये कलर मिक्स नहीं हो जाएगा फिर, अगर रेडियस में वेरिएशन हो जाएगा। कौन सी रेडनेस वेरी होती है, रेडियस द टू सर्कल्स, रेडियस नहीं, रेडियस की बात नहीं है यहाँ पे, जब सर्कल मिक्स होंगे, ये मैंने पूरा कर दिया, ये देखिए पूरा का पूरा, तो रेडियस एक जैसी है, मैंने दोनों की रेडियस 2 रखी है। टू सर्कल्स हैव द सेम रेडियस, नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा, ये चलो मैं इसकी रेडियस चेंज करता हूँ, ये देखो, ये मैंने ए की रेडियस चेंज कर दी, जितना पोर्शन ये कंबाइन होगा उसी पोर्शन का रंग चेंज होगा, जितना पोर्शन हाँ, जितना पोर्शन आप यहाँ, इतनी ही पोर्शन का, यही चीज आपको बनी बनाई मिलेगी वहां पे। पूरा जो है वहां पे पूरा 3 जो है वो तीनों है, तो मैंने भी एक्चुअली बना के बहुत सारे बना के रखे थे। तो यहाँ पे मैं पे जाता हूँ, ये आपको बने बनाए भी मिलेंगे। एक वेबसाइट है दैट इज ओ फिजिक्स, आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें बनी बनाई मिलेंगी। ये चीजें जो है
मिक्सचर ऑफ कलर्स, या आप गूगल में लिखिए आप मिक्सिंग ऑफ कलर्स। गूगल में आप लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ कलर्स और साथ में लिखिए जियोजेब्रा। जियोजेब्रा लिखेंगे साथ में, तो सर्च करेंगे आप तो आपको यहाँ पे कलर मिक्सिंग पिगमेंट मिलेगा, ये बना हुआ, ये देखिए आप, ये आपको बना बनाया मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग कीजिए। लेकिन इसने जो कलर्स इस्तेमाल किए हैं, ये येलो कलर है, ये मैग्नीटा कलर है और ये सियान कलर है। तो इसने CYMK का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ये देखिए, इन दो को मिला के रंग चेंज हुआ। यहाँ पे बहुत सारा, आप यहाँ पे देखिए सियान, ये भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो सियान कलर है उसकी जो ब्राइटनेस है वो चेंज होती है बाय चेंजिंग द नंबर। ठीक है, ये नंबर जो होता है ये एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम में होता है, इसमें 2⁸ नंबर्स तक जाता है, 1 से लेकर 255 तक। ठीक है ना, तो हर एक कलर का यही नंबर रहता है, 1 से लेकर 255 तक। तो इससे चेंज करने, इसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज होती है। इस तरह येलो कलर की ब्राइटनेस चेंज होगी। अब मुझे ये 2 कलर में रेड कलर आ गया, तो मुझे मैं क्या करता हूँ, चलो येलो कलर को चेंज करता हूँ। तो आप देखेंगे जो ये रेड कलर की यहाँ पे है वो भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर दोनों को चेंज करता हूँ, मैग्नीटा कलर को, तो एक नया कलर सामने आ जाता है, ऑरेंज कलर। ठीक है ना, तो ये चीजें बनी बनाई भी मिल सकती है और ये चीजें आप जियोजेब्रा का इस्तेमाल करके खुद भी बना सकते हैं। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, इट्स क्लियर। Okay, sir. So let me conclude here because मैंने पहले तकरीबन 10 मिनट दूसरी क्लास के एक्स्ट्रा ले लिए हैं। कोई इशू नहीं है सर। So thank you very much for listening me. और अगर कहीं पे मेरी मदद की जरूरत हो तो हमारे फोन नंबर्स 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो आप मैडम से हासिल कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो कॉल पे मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सिराज साहब। मुझे लगता है चूंकि मैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद थी पहले से ही, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमेशा मेरे लिए एक वो खतरा बने रहे, एक भूत की तरह हमेशा रहे। लेकिन बहुत खूबसूरती से आपने हमें वर्चुअल लैब्स के बारे में बताया कि हम उनको इस्तेमाल कैसे करें। और अगर हम देखेंगे तो बाकी लैब्स, बाकी जो लैब्स हैं, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है या इंग्लिश की है, कुछ लोग लिख रहे थे कि इंग्लिश से भी कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोग्राम जो है वो बस इंस्टिगेट करने के लिए होता है, वो ये बताने के लिए होता है कि आप किस किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो आपने बहुत खूबसूरती से हमें सब कुछ ये बता दिया। और बाकी हम चूंकि अपने अपने सब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम अपने अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे वर्चुअल लैब्स के जरिए कि किस तरह से हम उनको इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ला सकें।